होप सो आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए, मैं उत्तम चौहान आप सभी का जो है 6th से 10th क्लास की एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है उसके साथ स्वागत करता हूं। देखिए, हम जो है ये जो आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन जो है अब लगा हुआ है। लॉकडाउन का मतलब अकेडमी कोई खुली नहीं है, नई स्कूल है। इसका आप एक अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है एनसीईआरटी। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देखना, अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सबसे, देखिए, अगर आपको मैं कहूँ कि 6th क्लास की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो वैसे आपसे पढ़ी नहीं जाएगी, लेकिन मैं अब इस लॉकडाउन का फ़ायदा आपको देने वाला हूँ। मैं डेली जो है, चाहे वो हिस्ट्री का चैप्टर है, चाहे वो पॉलिटिकल का चैप्टर है, चाहे वो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है, जितने चैप्टर हैं वो सारे के सारे मैं जो है इस मैराथन मतलब इन क्लासेस के अंदर करने वाला हूँ। डेली हमारी क्लास जो है लगभग 2 से 3 क्लास रहेंगी। हिस्ट्री की रहेगी, ज्योग्राफी की रहेगी और पॉलिटिकल की रहेगी। ठीक है, मतलब जो पोल साइंस है उसकी रहेगी, अलग अलग रहेगी। पूरा चैप्टर वाइज रिवीजन रहेगा। साथ ही मैं जो है आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दूंगा और उसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। जितनी भी, जैसे कि आज हम एक चैप्टर करने वाले हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। जो हमारा जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है 6th क्लास का, देखिए 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे आज अपन। और 6th क्लास का पहला चैप्टर है हमारे अतीत और पास्ट। भी हमारा जो पास्ट है वो कैसा रहा होगा, कैसे कि हमारा पास्ट का मतलब मानव कैसे आया, भी उसको कैसा पता चला कि भी अपन मानव जो है इतने साल पहले आया, उसने कैसे मतलब क्या खाया, कैसे रहा, कैसे मतलब उसने अपना जीवन व्यतीत किया, या फिर जितनी भी हिस्ट्री है इन सभी के बारे में आप कैसे जान पाए। ये सारी की सारी बातें, क्या है, कब आया, कहाँ रहा, क्या कुछ किया, कैसे किया, ये सारी जानकारी जो है इस चैप्टर के अंदर अपन लेने वाले हैं। देखिए, वैसे तो ये 6th क्लास का चैप्टर है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, लेकिन मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा इसकी अहमियत क्या है, आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आए हैं। इस चैप्टर से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैं फिर बता देता हूँ, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे को ना मोटिवेशन प्राप्त हो। भी आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपके लिए लेके आऊँ। जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, मतलब अब तो मैं हिस्ट्री के लेके आया हूँ और बाद में फिर आपके लिए ना हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिर सारा का सारा जो 6th से 10th तक, अगर जितना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा उतनी ही मैं क्लासेस भी क्या करता रहूँगा, भी ज़्यादा करता रहूँगा। आपके लिए एमसीक्यू की पीडीएफ मैं दे दूँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे स्पेशल एचएसएससी जीएस कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर से शुरुआत करते हैं। देखिए, वैसे तो रसीद ने देखिए एक क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए, एक एक बात से स्टार्ट कर देते हैं। रसीद बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। भाई 100 साल पहले, जैसे ही उसकी नज़र 100 साल पहले वर्ड पर पड़ी कि भी इतने साल पहले, तो उसने दिमाग लगाया कि भी 100 साल पहले क्या हुआ, उनको पता कैसे चला कि 100 साल पहले ये हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके मन में एक बात आई कि भी 100 साल क्यों, अपन सोचते हैं कि हजारों साल पहले लोग कैसे आए होंगे। तो वो जो है इस बात के बारे में जानने की कोशिश करती है कि वर्षों पहले क्या हुआ था। तो कैसे हुआ था, सबसे पहले देखिए पता कैसे लगाएं। जैसे कि आज के समय में मैं आपको जो है इसकी डिटेल बता दें। जैसे कि आज के समय में न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, रेडियो देख लेते हैं, फेसबुक वगैरह पे मतलब कुछ भी पोस्ट देख लेते हैं, हमारे को पता चल जाता है कि भी कल क्या हुआ था। सेम ऐसे ही हजारों साल पहले की मतलब जो बातें हैं वो भी हम, चाहे वो अभिलेखों से प्राप्त की हमने, चाहे पांडुलिपियों से प्राप्त की। देखिए, दो चीज होती हैं जो पास्ट की हिस्ट्री बताती हैं। एक अभिलेख जो पत्थर पर लिखे जाते थे, एक पांडुलिपि जो हाथों से लिखी जाती थी, लेकिन एक अलग प्रकार के पत्ते पर लिखी जाती थी। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। वहां से अपने को प्राप्त हुई। तो मैं बात करता हूं, देखिए एक एक के बारे में बात करेंगे। अतीत में जैसे कि लोग खाते कैसे थे, सारी चीज़ों को जानेंगे। लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, शिकार करते थे, पशुपालक थे, कृषक थे, शासक के बारे में जानेंगे, व्यापार कैसे करते थे, पुरोहित कौन होते थे, शिल्पकार कौन होते थे, मतलब हर 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 एक एक चीज़ के बारे में अपन जानते हुए चलेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लोग कहाँ रहते थे, सबसे पहले तो देखिए नर्मदा नदी का पता लगाएंगे। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन आता है बहुत बार कंपटीशन में कि सबसे
सबसे पहले कौन सी नदी के तट पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया? तो आरंभ में सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा नर्मदा नदी कहाँ पर है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ नर्मदा नदी के बारे में, आगे जैसे ही मानचित्र आता है मैं आपको समझा दूंगा इसके अंदर। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ लगभग मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी जो है वो निकलती हुई गुजरात राजस्थान से होती हुई कहाँ पर गिरती है? अरब की खाड़ी में जो है अपना मतलब जो होते हैं समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले नर्मदा नदी कई लाखों पहले जो है लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है, सारी की सारी बातों को वो जानते थे। जानवरों का अखेट मतलब क्या करते थे? अखेट शिकार। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है अभी, अखेट से क्या अभिप्राय है? ठीक है, प्राचीन काल में अखेट से क्या अभिप्राय है? अखेट शिकार होता है, जो प्राचीन काल के लोग जो होते थे वो शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर पहाड़ियों के बारे में पता कीजिए। देखिए सुलेमान और किरदर पहाड़ियाँ बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई यहाँ से। पहले तो मैं बता देता हूँ उत्तर पश्चिम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। सुलेमान पहाड़ियाँ भारत के किस हिस्से में पड़ती हैं? तो उत्तर पश्चिम हिस्से में पड़ती हैं। पहले जब भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उस समय जो है भारत का हिस्सा हुआ करती थी सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ। अब जो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ, मैं आपको बताऊँगा। देखिए इसी क्षेत्र में कुछ ऐसा स्थान है जहां लोग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाना आरंभ की थी। देखिए भाई ये क्वेश्चन बन के आता है, सबसे पहले कौन सी फसल उगाई भी? गेहूं और जौ की उगाई। कितने वर्ष पहले उगाई भी? 8000 वर्ष पहले उगाई। ये क्वेश्चन आ चुका है। गेहूं और जौ की फसल जो है कितने वर्ष पहले उगाई गई भी? 8000 वर्ष मतलब पूर्व मतलब बीसी, इतने साल पहले जो है बीसी जो होती है इतने वर्ष पूर्व जो है हमने क्या बनाई भी? गेहूं और जौ की फसल उगाई थी। सबसे पहले उगाई किस स्थान पर थी? ये भी स्थान याद रखना, सुलेमान और किरदर की खाड़ियों में उगाई थी। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। पालतू पशु उस टाइम पे कौन कौन होते थे? तो ये जो है पालतू पशु हुआ करते थे। ठीक है, ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो हैं। गारो जो होती हैं आपके मेघालय में पड़ती हैं, गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है, गारो खासी और जयंती आप सुनी भी होंगी आपने, तो ये क्वेश्चन भी आता है। मध्य में विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य में विंध्याचल की पहाड़ियाँ, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि मध्य भारत मतलब भारत को दो हिस्से में कौन सी पहाड़ियाँ विभाजित करती हैं? तो मध्य में कौन है भी? विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इनका पता लगाएंगे और कृषि का विकास कैसे हुआ उन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले विंध्याचल की पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उगाया गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सबसे पहली फसल गेहूं और जो है आपके सुलेमान और किरदर में उगाई गई, लेकिन विंध्याचल में जो है आपका चावल उगाया गया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट ये मानचित्र देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों का झरोखा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे यहाँ पर किरदर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर जो अब भारत का हिस्सा नहीं है। ये नदियाँ हैं जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये जो मुख्य नदियाँ हैं ये पश्चिम से मतलब जो है अपने जम्मू कश्मीर से होती हुई कहाँ पर चली जाती हैं? सिंधु नदी में मिल जाती हैं और ये जाके यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती हैं और पाकिस्तान में हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर थार मरुस्थल है, राजस्थान का थार मरुस्थल है। यहाँ पर देखिए यमुना और गंगा, हिमालय से यहाँ पर यमुना और गंगा निकलती हुई यहाँ से बहती हुई यहाँ से जाती हुई पश्चिम बंगाल के थ्रू कहाँ पर चली जाती हैं भी? अपने जो है बंगाल की खाड़ी में पड़ जाती हैं। देखिए यहाँ पर ये विद्यांग की पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर मौजूद है, जो भारत को दो भागों में विभाजित करती हैं, उत्तर और दक्षिण। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जिस नदी के किनारे लोग रहे थे वो नर्मदा नदी जो है ये है। देखिए ये नदी जो है आपकी सतपुड़ा और विंध्याचल, ये सतपुड़ा है आपकी और ये विंध्याचल है। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपकी कौन सी है भी? आपकी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी में सबसे पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे रहे थे। ठीक है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है। और नदियों के बारे में अपन जो है जियोग्राफी में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की जियोग्राफी भी अपन करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपने सब चीज़ें जो हैं अच्छे से देख ली होंगी। ये आपका अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ियाँ हैं। देखिए दो ही सागरों में पड़ती हैं नदियाँ, भारत की नदियाँ, या तो पड़ती हैं अरब बंगाल की खाड़ी में या पड़ती हैं अरब सागर में। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए मानचित्र में सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। देखिए सिंधु और सहायक नदी जो है इसकी, देखिए ये रही सिंधु नदी, ये है यहाँ पर, ये सिंधु नदी है और इसकी ये सारी की सारी जो है सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसकी भी? सिंधु की सहायक नदियाँ। ठीक है भाई, उसके बाद
सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं अभी। सहायक नदियाँ किन्हीं कहती हैं? तो जो बड़ी नदियों में मिल जाती हैं उनको सहायक नदियाँ कहते हैं। तो सिंधु नदी में सारी नदियाँ मिलती हैं। अभी मैंने ऊपर दिखाया है। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो फले फूले थे। देखिए क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है, देखिए ये यहाँ पर देखिए, आगे पढ़ता हूँ मैं। गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। देखिए एक तो होता नगरों का विकास कब हुआ, एक क्वेश्चन आता है आरंभिक नगर कब बने। तो आरंभिक नगर 4700 वर्ष पूर्व कौन सी नदी के किनारे बने थे भी? जो सिंधु नदी की, जो जितनी भी सहायक नदियां सिंधु नदी के किनारे बने थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि जो नगरों का विकास जो होता है वो कब हुआ, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। और ये गंगा और समुद्री तट का मतलब देखिए ये जितने भी स्टेट्स पड़ते हैं आपके, ये समुद्री तट है, ये पूरा का पूरा समुद्री तट। या फिर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर गंगा नदी है। कहाँ पर? ये देखना, ये गंगा नदी है। तो ये या तो गंगा नदी के तट पर बसे या फिर क्या नाम है, समुद्र के तट पर जो है बसे लोग। कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इन नदियों के किनारे कब बसे, तो 4700 वर्ष पूर्व जो है इन नदियों के किनारे बसे लोग आके। ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट की बात करता हूं मैं। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। देखिए गंगा की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां जो गंगा के अंदर मिलती हैं, देखिए सोन नदी यहाँ से विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ से ये यहाँ पर, मतलब जो गंगा के राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड है गंगा का और ये लेफ्ट, ये राइट हिस्सा है और ये लेफ्ट हिस्सा है। तो राइट साइड से मिलती हैं कौन सी नदी भी? सोन नदी। तो ये सोन नदी है, इसका पता लगा लिया हमने। नेक्स्ट पर मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट बताता है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर गंगा की दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में जो आपका बिहार है उसके नाम से जाना जाता था। बहुत बार क्वेश्चन आता है भी मगध से कि गंगा व सोन नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। देखिए ये गंगा और ये सोन नदी, इनके बीच के क्षेत्र को जो है अपन क्या कहते हैं भी? मगध कहते हैं। क्या कहते हैं भी? मगध। मगध जो है अब वर्तमान में बिहार का हिस्सा है। एक ये विशाल राज्य था, किसी टाइम में ये क्या होता था भी? बहुत ही विशाल राज्य था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है क्या की भी? यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वतों, रेगिस्तानों आदि में यात्रा की। ठीक है। यहाँ से कोई मतलब क्वेश्चन नहीं बनता। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापार, कभी काफिले में, कभी जहाजों में अनेक साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे। तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आ सकता है कि लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। ठीक है। तो क्यों जाते थे? या तो वो व्यापार करने के लिए जाते थे, या तो क्या करने के लिए जाते थे भी? वो व्यापार करने के लिए जाते थे, या फिर काम की तलाश में जाते थे, काम की तलाश में जाते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है कि लोग जो हैं, क्या क्वेश्चन आया था मैं आपको बता देता हूं कि लोग जो हैं पहले समय में, अतीत के समय में जो है लोग महाद्वीपों से उपमहाद्वीपों की यात्रा करते थे। क्यों? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। या तो व्यापार के लिए करते थे, या काम की तलाश के लिए लोग जो हैं वो करते थे, या फिर प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह पर विचलन करते थे। ठीक है। या तो उनका मतलब काम खत्म हो गया या फिर भोजन खत्म हो गया। इस आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर मानचित्र को देखिए। पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र और इन महाद्वीपों की सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये वैसे तो ये क्वेश्चन जो है अपन ज्योग्राफी में अच्छे से करेंगे, सभी की सभी चीज़ों को करेंगे। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकते हैं, जिन गहरे समुद्रों को पार कर सकते हैं। सके उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ पर बसे। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बता रहा है कि लोग कहाँ से आए, कैसे गए, ये यहाँ से बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर की तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों पर जो है अपनाते थे। ठीक है। तो ये जो एक दूसरे से कई वर्षों तक जो है संगीत रचने और यहाँ पर भोजन बनाने के तरीके पर क्या करते थे भी? विचार करते थे। उसके बाद मैं बात करता हूँ भी भारत देश का नाम। देश का नाम यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आज के टाइम में अपन जो है इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं। ठीक है। भारत रियल में ये भारत जो नाम है, इंडिया नाम जो है या तथा भारत जो नाम है, ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई उस बारे में बात करते हैं। देखिए अपने देश के लोग हम पराए
इंडिया या आप भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इंडिया शब्द का निर्माण किससे हुआ? इंडस से हुआ, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे ही आ गया था कि इंडिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो सिंधु कहते हैं। इंडस से नाम पड़ा तो इसलिए ये ना थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, आपको मैप लेना है और ईरान और यूनान का पता लगाना है आपको, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि सबसे पहले भारत को इंडिया किसने कहा? तो सबसे पहले भारत को इंडिया जो है ईरानियों और यूनानियों ने कहा था। ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम के लोगों के लिए किया जाता था। अभी आज के टाइम पे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इस जगह पर भारत का नाम प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद कितने वर्ष पुराना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ऋग्वेद कितने वर्ष पुराना है? तो ऋग्वेद 3500 वर्ष पुरानी बुक है, एनसीईआरटी की है। एचएसएससी हरियाणा ने भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो ऋग्वेद कितना पुराना? भी 3500 वर्ष पुराना है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, अतीत के बारे में कैसे जानें। अब मैं बात करता हूँ अतीत के बारे में कैसे जानेंगे। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। मतलब भारत नाम जो है सबसे पहले किस लेख में मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। दो क्वेश्चन बन गए, ऋग्वेद कितने वर्ष पुराना है और भारत नाम जो है किस पुस्तक में आया है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अब मैं बात करता हूँ अतीत के बारे में हमें पता कैसे चला। भी ये जितना भी अतीत चल रहा है इसके बारे में अपन को पता कैसे चला, तो वो बात करते हैं। देखिए ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। देखिए मैं आपको पहले तो बता देता हूँ कि पता कैसे चला। दो चीज़ों से अतीत के बारे में पता चला, एक तो पांडुलिपि जिसको जो है मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं, और एक होते हैं आपके अभिलेख। एक होते हैं अभिलेख जिनको इंस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। एक पांडुलिपि होती हैं और एक जो होते हैं अभिलेख होती हैं जिसमें मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है। इन दोनों से अपन को पता चला। अभी ये कहोगे सर इनमें फ़र्क क्या है, तो मैं पहले बता देता हूँ। जो पांडुलिपि जो होती थी आपकी, ये एक पेड़ के पत्ते पर लिखी जाती थी, और अभिलेख जो होते थे वो पत्थरों को खोद कर लिखे जाते थे। बस इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एनसीईआरटी को ही पढ़ा देता हूँ। देखिए बुर्ज की छाल से बना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पांडुलिपि जो है किससे बनी होती थी, या पांडुलिपियों से किस पे लिखा जाता था? बुर्ज पेड़ की छाल के ऊपर जो है पांडुलिपियों को लिखा जाता था। तो क्वेश्चन आता है, तो जो ये पांडुलिपि जो किताब है ये किसको काट कर बनाएगी? तो ये जो है बुर्ज पेड़ की छाल से बनाएगी, ठीक है। अब देखना भाई पांडुलिपि क्या है। ये पुस्तकें आज से बनी हुई हैं जिनको पांडुलिपि कहते हैं। देखिए इसमें पांडु जो वर्ड जो है, पांडु इंग्लिश में इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, और मेनू का मतलब जो होता है वो हाथ होता है, ठीक है। तो हाथ से बने को क्या कहते हैं? भी मनुष्य जो होते हैं आपके पांडुलिपि कहते हैं। बुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अभिलेख के बारे में, ठीक है। अब देखिए इतने वर्षों से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, ठीक है, ये नष्ट हो चुके हैं। ऐसा कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि जो पांडुलिपियाँ जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? भी मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि जो आपके पांडुलिपियाँ जो हैं उनके अंदर किसका वर्णन मिलता है? तो राजाओं का जीवन, मान्यताओं का व्यवहार और औषधि और विज्ञान का वर्णन किन में मिलता है? भी पांडुलिपियों में मिलता है। ये बात आप याद रखना। कई संस्कृत में लिखे गए हैं, ये क्वेश्चन याद रखना। पांडुलिपियाँ जो है कई संस्कृत में लिखी गई हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में भी लिखी गई हैं। ये क्वेश्चन याद रखना। प्राकृतिक भाषा जो है प्रयोग आम लोग करते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्राचीन काल में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राकृत भाषा का। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? भी आम लोग करते थे, ठीक है। तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? भी आम लोग करते थे, ठीक है भाई। तो ये पांडुलिपियों के बारे में मैंने आपको बताया। पांडुलिपियाँ जो होती थी वो बुर्ज के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी, ठीक है। इनमें जो ये मान्य मतलब लगभग जो है मंदिरों और विहारों में पाई गई। पाया क्या गया इसके अंदर? धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन और औषधि विज्ञान आदि जो है इनके बारे में, मतलब ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर पाई गई हैं। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं।
अब बात करता हूँ मैं अभिलेख। दूसरे जो जहाँ से अपन को पता चलता है अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में, वो हैं भी आपके जो है आपके अभिलेख, जिनको इंस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिलेख ऐसे लेख जो पत्थर व धातुओं को खोदकर बनाए गए, पत्थर और धातुओं को खोदकर बनाए गए, क्योंकि ये नष्ट नहीं हुए भी। सबसे बड़ी बात ये है, पत्थर पर खोदे गए या फिर धातुओं को खोदकर बनाया गया तो ये नष्ट नहीं हुए। उनको तो मतलब पांडुलिपियों को तो कीड़े मकोड़े खा गए थे, इनको खा नहीं पाए थे। ठीक है, कुछ अन्य अभिलेख भी मिले जिनमें राजा और रानियों सहित स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का वर्णन का उत्कृष्ट करवाया है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अभी देखिए क्वेश्चन आता है अभिलेखों में, देखिए ये अभिलेख हैं, ये पत्थर के ऊपर जो होते हैं खुदाए गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अभिलेखों में क्या पाया जाता है, अभिलेखों में क्या पाया जाता है। तो अभिलेखों में आपका क्या पाया जाता है, अभी जो शासकों की लड़ाइयों का जो है वो विजय हुए आर या जीत या आर, इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, पांडुलिपि में क्या मिला था, विज्ञान, औषधि वगैरह, किसी की जीवन शैली, इसके बारे में मिला था। ठीक है, पांडुलिपि पत्थर पर बने होते थे। ये जो है विशेषताएं बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अनेकों कारण में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ हैं। देखिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन है, वैसे ये 6th क्लास के लिए क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर कंपटीशन के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ, कंपटीशन के लिए है। तो आप 2 मिनट में इसका आंसर बता दोगे कि भी कठोर सतह पर लिखेंगे तो जल्दी से मिट नहीं पाएंगे, खत्म नहीं हो पाएंगे, खराब नहीं हो पाएंगे, कुछ भी आप लिख सकते हो, बता सकते हो। ठीक है भाई, चलो भाई। उसके बाद जो है प्राचीन काल में बहुत सी और भी वस्तुएं मिली, जैसे कि पत्थर ईंट से बनी इमारतें के अवशेष मिले, चित्रों मूर्तियों के अवशेष मिले, औजार मिले, हथियार मिले, बर्तन बने, आभूषण मिले। ठीक है, ये सभी चीज़ें मिली। ये देखिए ये बर्तन मिले प्राचीन काल में। ठीक है, अब देखिए बाय एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये जो है एक पात्र है जो प्राचीन काल में पाया। 4700 वर्ष पूरा होता था, इस पात्र का प्रयोग 4700 वर्ष पूरा होता था। आजकल अपन इसको मटका बोलते हैं, आजकल इसको क्या बोलते हैं भी, मटका बोलते हैं। इस तरह से सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता भी, बहुत बार क्वेश्चन आता। सबसे पहले किस सिक्के का प्रयोग किया गया, चांदी का सिक्का पाया जो 2500 वर्ष पूर्व, मतलब 2500 BC पहले जो है चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन या खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ठीक है भी, ये जो मतलब अपन जितनी भी चीज़ें करती हैं, ऐसे तत्व कठोर और जल्द नष्ट न होने वाले हैं, जो अपन को मिले हैं अतीत से। ठीक है, उसके बाद क्या पुरातत्वविदों जो है पुरातत्वविदों को कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। देखिए ये क्वेश्चन आता है कि क्या उनको कपड़ों के अवशेष मिले थे, तो भी सिंपल सी बात ये है, कपड़ों के अवशेष नहीं मिले होंगे, क्योंकि इतने वर्ष बाद क्या हो गया होगा भी, कीड़े मकोड़ों ने उनको खा लिया होगा और वो क्या हो गए होंगे भी, खत्म हो गए होंगे। तो लगभग कपड़ों के अवशेष जो हैं वो नहीं मिले हैं, कहीं पर भी जो है कपड़ों के अवशेष नहीं मिले हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। अतीत एक या अनेक, तो अतीत जो है ये शीर्षक हमारा, अतीत जो है हमारा, अतीत ये शीर्षक है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ये क्वेश्चन याद रखना, अतीत का मतलब क्या है भी, बहुवचन के लिए बहुत से लोगों का अतीत है यहाँ पर, ना कि हमारा एक लोगों का, मतलब एक का नहीं है, बहुत से लोगों का है। ठीक है, अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। मतलब हर लोगों का अतीत अलग अलग था, कोई कैसे थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर जो होते हैं पकड़कर व्यतीत करते हैं, शिकार कर व्यतीत करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखिए जिस प्रकार मतलब जो लोग प्राचीन काल में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के लोग जो जिस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे ना, आज उसी तरह से अंडमान द्वीप समूह के लोग आज भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वर्षों साल पहले जो जीवन व्यतीत किया जाता था, आज कुछ जगहों पर ऐसा जीवन व्यतीत किया जाता है। तो वो जगह कौन सी भी, अंडमान द्वीप जो है वहाँ पर कुछ लोग ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले वाले लोग कैसे रहते थे, आज भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं। ठीक है, मतलब वो इतने डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बन सकता, बस इसको पढ़ लेना। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। सिंपल सी बात है, नहीं तो इनकी भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री मिल जाती। इनकी हिस्ट्री इसलिए मिल पाई क्योंकि ये लेखा जोखा रखते थे, वे लेखा जोखा नहीं रखते। तिथियों का मतलब देख लेना भाई। तिथियों का मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2022 चल रहा है, ऐसे कुछ बताओगे। ठीक है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की पूर्व से की जाती है। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो समय था वो क्या कहलाया? अभी BC कहलाया, उसके बाद क्या कहलाया? अभी AD कहलाया। ठीक है, ये बात ये कहना चाहता है, आप सभी को पता होगा। देखिए इसके अंदर देख रहा है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियों को ईसा पूर्व कहा जाता था, जिनको अपन BC कहते हैं, ईसा पूर्व कहा जाता था। उसके बाद के जीवन को अपन AD कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? AD कहते हैं। ये तिथियाँ थी, याद रखना। तिथियों के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। BC का मतलब क्या होता है? BC का मतलब क्या होता है, जिसको ईसा पूर्व बोलते हैं हिंदी में। बिफोर क्राइस्ट जो होता है, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब BC होता है। और AD जो होता है, AD का भी होता है एनो डोमिनो जो होता है, AD का मतलब होता है, ये AD का मीनिंग है, ये BC का है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है। ठीक है भाई, चलो भाई उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, अन्य तथ्य के बारे में आप जान लेना। भाषाओं के बारे में जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतह से उत्कृष्ट करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाएं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। पहले मतलब और भाषा यूज की जाती थी, बाद में और भाषा यूज की जाने लगी। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो भी अज्ञात लिपि जो है एक प्रक्रिया, मतलब रीजनिंग के थ्रू जो है कुछ ऐसी भाषाएं थी, जैसे कि ये भाषा देखिए, इसका जो है एक रीजनिंग के माध्यम से सोल्व वोल करके इसका मतलब जो है निकाला गया था। ये बात कहने जा रहे हैं। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ठीक है, तो भी ये एक याद रखना, अज्ञात लिपि का जो मतलब जानने की एक प्रसिद्ध कहानी जो है कहाँ से मिलती है, क्वेश्चन आ सकता है। अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। ठीक है, अज्ञात लिपि को जानने की एक कहानी। ठीक है, ऐसे करके अज्ञात लिपि रीजनिंग के थ्रू अपन सोल्व भी करते हैं, कहीं से कर सकते हैं। उसके बाद भी मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है। अभी रोसेटा नाम का कस्बा कहाँ पर मौजूद है? तो रोसेटा नाम का कस्बा जो है मिस्र में मौजूद है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखना, यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में मिलता है। ठीक है, तो ये रोसेटा जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पत्थर पर उत्कीर्णित जो पत्थर है, पत्थर पर खोदकर एक ऐसा भी लेख मिला है, एक ऐसा लेख मिला है जो कई भाषाओं में लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, कुछ विद्वान जो है यूनानी भाषा को पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम पर एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है। कहने का मतलब ऐसी कोई एक फ्रेम है, फ्रेम में यहाँ पर राजा का नाम लिख दिया, यहाँ पर रानी का नाम लिख दिया, और उस फ्रेम को जो है कारतूस कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। 2 क्वेश्चन इस लाइन से याद रखना। एक रोसेटा कहाँ से संबंध रखता है? अभी रोसेटा एक जो है कस्बा है किसका? मिस्र का, जहाँ से क्या मिला? भी एक अभिलेख मिला जो अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। एक कारतूस याद रखना, कारतूस क्या? भी एक फ्रेम है जिसमें राजा और रानियों के नाम अंकित हैं। ये बात याद रखना। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ L अक्षर के लिए शेर, A अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से इन अभिलेख को पढ़ सके। जैसे कि ये रीजनिंग के सोल्व सारी चीज़ करने के बाद उनको पता चल। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट है, देखिए कारतूस वगैरह जो है, कारतूस और रोसेटा ये जान लिया है। अब कुछ बातों को मैं आपको देता हूँ, उनके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन है। ये देखिए, यात्रा क्या है, पांडुलिपि क्या है, अभिलेख क्या है, पुरातत्व क्या है, पुरातत्व क्या है, भी पुरातत्व जो पहले मिले थे, इतिहासकार, स्रोत, ये वगैरह है। अब एक कल्पना आपको करनी है, आपको आंसर देना। तुम्हें एक पुरातात्विद का साक्षात्कार लेना है, मतलब इंटरव्यू लेना है। आप क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे? ठीक है, वो क्वेश्चन आप कमेंट करें,
ठीक है। क्या क्या आपके मन में आता है वही क्वेश्चन आपके जो है आपकी दिमाग को जो है थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आती हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ? तो 800 वर्ष पूर्व। ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है। गंगा नदी के तट पर 2500 वर्ष पूर्व जो है नगर बसे। ठीक है। उसके बाद वर्तमान जो समय है वो कब, कितने वर्ष पूर्व? 2000 वर्ष पूर्व। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये याद रखना, नर्मदा घाटी से क्या मिला? मगध एक बड़ा राज्य है, मगध एक बड़ा राज्य है। नर्मदा, गारो और पहाड़ियाँ जो थी वो कहाँ थी? प्रथम नगर कौन था? ये सारे मैं करवा चुके हूँ। ये आपको जो है जिस प्रकार से मैंने एक पर टिक किया वो सारे के सारे आपको करनी है। पांडुलिखों और अभिलेखों में क्या अंतर है ये भी आपको जो है आपको पता होना चाहिए। ये सारा मैंने करवा दिया है। और इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, देखिए इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे क्या कब वाले, मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के थ्रू, किसके थ्रू भी? एमसीक्यू के थ्रू जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके एमसीक्यू भी लग जाएंगे। आपके टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल जो स्पेशल कर लेना, स्पेशल ये डैश लगाना, HSSC डैश लगाना और GS। ठीक है। सारा का सारा कैपिटल रहेगा, स्पेशल HSSC GS। ठीक है। ये करना। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है पूरी की पूरी PDF मैं डाल दूंगा। MCQ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 20-25 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे मैं डाल दूंगा। ऐसे ही आपकी जियोग्राफी की वीडियो मिलेगी, ऐसे ही आपको पोल साइंस की वीडियो मिलेगी। पूरी की पूरी NCERT जो है 6th से उठाई है अपन ने, 6 से 10th तक जो है ना मैं पूरी की पूरी जो है ना करवाने वाला हूँ। आपको लगभग 1 से 2 मंथ जो लगेगा पूरी की पूरी कंप्लीट कर देंगे। जब तक लॉकडाउन लगेगा हमारी GS जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जनरल साइंस की बात करता हूँ मैं, साइंस में करवा ही रहा हूँ, आपको पता होगा साइंस की बहुत सी वीडियो पड़ी हुई भी, वो मैं NCERT का ही डेटा उठाता हूँ और वही करवाता हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर भी मैंने करवा रखा है। ठीक है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सकता है लोगों के साथ शेयर करें ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन प्राप्त हो। और जितना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा मैं उतनी ही अच्छे आपके लिए जो है कंटेंट तैयार करके देता रहूँगा। एक बात याद रखना, आपका एक शेयर जो है मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन लेके आएगा और मैं बहुत ही अच्छी तरह से जो है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के साथ।